हेलो दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आज उस महत्वपूर्ण बात पर चर्चा शुरू हो जो कि आज का विषय है, और वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप देखेंगे कि आपको वह काम का विषय लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बड़े पैमाने पर इस चैनल को और मेरे सोशल मीडिया कंटेंट को पसंद किया है। 350,000 यानी कि 3.5 लाख सब्सक्राइबर अभी हाल में प्लीज सिट डाउन के चैनल ने क्रॉस किए हैं। लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर हम लोगों को, फॉलोअर्स हम लोगों को इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने जुड़े हैं। तो इस सारे समुदाय का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसका एक अन्य परिणाम यह है कि लगातार आप लोगों के निमंत्रण मुझे मिल रहे हैं, आवेदन मिल रहे हैं, लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके कैंपसेस में आकर चर्चा में हिस्सा लूं। और इसी के क्रम में पिछले कुछ समय में मैंने लगातार एक के बाद एक IITs, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के कैंपसेस में जाकर विद्यार्थियों से चर्चा की है, और उसी आधार पर अपने कंटेंट को भी थोड़ा सा मोल्ड करना शुरू किया है। मसलन अगर आप हाल में मेरे एक IIT के सेशन, इंटरैक्टिव सेशन में एक विद्यार्थी के सवाल को ध्यान से सुने। सवाल इस तरह से है। सर, मेरा एक सवाल है। जैसे अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, तो सभी लोग पूछते रहते हैं किधर स्टैंड करते हो, दिस साइड या दिस साइड। तो सर, मेरा सुझाव था कि आपके क्या विचार है कि मानवता के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से या फिर जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से किधर स्टैंड करना चाहिए और क्यों स्टैंड करना चाहिए, जरूरत क्या है? आप सुन सकते हैं कि IIT कैंपसेस या विश्वविद्यालयों के परिसर के विद्यार्थियों के मन में यह विचार मथ रहा है कि जिस समय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम घटित हो रहा हो तो विद्यार्थियों को कैंपसेस में उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए और कैसे राय बनानी चाहिए। मसलन ये सवाल तो इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर भारत का जो स्टैंड है उस पर आलोचनात्मक विवेक को लेकर था, लेकिन अन्यथा भी मसलन अगर पिछले कुछ समय में आप न्यूज क्लिक वाले प्रकरण के बाद हुए प्रतिरोधों को देखें, जिसमें कि बहुत सारे राज्यों और शहरों में पत्रकारों ने इस बात पर प्रतिरोध जाहिर किया कि किसी मीडिया प्रतिष्ठान के से जुड़े हुए लोगों पर के घर पर बहुत बड़े पैमाने पर छापे मारे गए। इस सब से वह एक अहम सवाल मन में उठता है जो आज के इस वीडियो का हमारा विषय है। हम सीधे सीधे इन मुद्दों पर क्या राय होनी चाहिए पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बात को जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मीडिया, ये जो अलग मीडिया में अलग अलग किस्म के प्रतिरोध दिखाई देते हैं, उन्हें लेकर हमारी साक्षरता क्या है, यानी कि प्रोटेस्ट लिटरेसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। इसे हम आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, और मेरा अनुरोध आपसे यह है कि इसे क्लासरूम की तरह लीजिएगा। यह एक मनोरंजक वीडियो नहीं होने वाला है। हम लोग जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वह एक गंभीर बातचीत है, और यह एक क्लासरूम सेटिंग जैसी चर्चा होने वाली है। हम यह समझेंगे कि भारतीय संदर्भ में प्रोटेस्ट लिटरेसी का क्या मतलब है, उसकी क्या स्थिति है जब सरकार के विरुद्ध या प्रशासन के विरुद्ध या किसी सरकार की किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर राय से असहमति इत्यादि जाहिर करने के लिए लोगों के मन में कुलबुलाहट होती है। यदि नागरिक को लगता है कि नहीं, उसे इस विषय पर अपनी असहमति दर्ज करनी है, तो उस असहमति को दर्ज करने के क्या तरीके हमारे पास मौजूद हैं, उनकी क्या प्रभावोत्पादकता है और क्या औचित्य है, कैसे किया जाना चाहिए। क्या ऐसा किया जा सकता है कि हम सरकार से असहमत हों और उसके बावजूद अपनी राय को रख सकें और यह राय राष्ट्र के हित में मानी जाए, लोकतंत्र के हित में मानी जाए? कैसे किया जा सकता है? हम इस पर विस्तार से आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। प्राइमरीली वीडियो का जो विषय बनता है वह है प्रोटेस्ट लिटरेसी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जब हम भारत जैसे देश की बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि ऐतिहासिक तौर पर जो आधुनिक भारत है वह एक प्रोटेस्ट से जन्मा हुआ राष्ट्र है। यहां कहने का औचित्य यह है कि अगर आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को देखें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने एक
दुनिया का सबसे बड़ा मास मूवमेंट खड़ा किया था। एक ऐसा मास मूवमेंट जिसमें लगातार और यह केवल किसी एक या दो तरह के प्रतिरोधों पर आधारित नहीं था। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे थे, हमारे यहाँ कांग्रेस के अभी नेतृत्व वाले आंदोलन भी चल रहे थे और अन्य सांस्कृतिक आंदोलन भी चल रहे थे, सत्याग्रह था, रचनात्मक जो कार्यक्रम थे वे चल रहे थे। इसका मतलब भारत ने अपने आधुनिक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में अलग अलग तरीके के सामाजिक राजनीतिक किस्म के प्रतिरोधों को जन्म दिया है, बल्कि भारत नाम का देश इन्हीं प्रतिरोधों से उपजता है। सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा जैसे प्रोटेस्ट टूल्स तो भारत की मौलिक खोज है। इससे पहले जो दुनिया भर में आंदोलन चल रहे थे उनमें यह विचार था ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि इस किस्म के प्रोटेस्ट फॉर्मेट से आप एक जन आंदोलन चला सकते हैं, चाहे यह आंदोलन B.R. अम्बेडकर वाले आंदोलन हो या फिर महात्मा गांधी वाले आंदोलन। तो कुल मिलाकर हमें सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि भारत की परिभाषा में प्रतिरोध शामिल है। यदि आप प्रतिरोधों को, प्रोटेस्ट को भारतीय जनमानस से निकाल दें, यदि आप प्रोटेस्ट को भारतीय समझ और मनीषा से निकाल दें, यदि प्रोटेस्ट को भारतीय समाज से निकाल दें, तो हमें भारत की परिभाषा को ही धुंधला होते हुए देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो निश्चित तौर पर प्रोटेस्ट हमारे डीएनए में है, इसलिए प्रोटेस्ट को लेकर हम नकारात्मक नहीं सोच सकते। जाहिर है कि जो हमारा संविधान बना वह भी इसी कारण, अकारण नहीं है। भारतीय संविधान में बहुत कुछ वह व्यक्त होता है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से उपजा था, इसलिए प्रोटेस्ट हमारे यहाँ संविधान में बाकायदा न केवल उसकी अनुमति है, बल्कि अगर आप ध्यान से देखें तो संविधान ये एक्सपेक्ट करता है, संविधान की अपेक्षा है कि नागरिक प्रतिरोध का इस्तेमाल करेंगे ताकि वे सरकारों को, राज्य को आगाह कर सके। इसके बाद प्रोटेस्ट लिटरेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक वह आता है जिसमें हमें समझना है कि क्या यह समाज सामाजिक मुद्दों को लेकर, गरीबी को लेकर, जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को लेकर, समाज में जो अन्य कुरीतियां हैं, दहेज है, महिलाओं के साथ होने वाला व्यवहार है, या अन्य किस्म का जेंडर इनइक्वालिटी है, गरीबी है, आजकल नई समस्याओं में मसलन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, पर्यावरण की समस्याएं हैं, क्या इन चीजों को लेकर एक समझ, इन चीजों को लेकर एक सुचिंतित राय हमारे विद्यार्थियों में और नागरिकों में होना आवश्यक है या नहीं है? आप समझ सकते हैं कि कोई लोकतंत्र नहीं चल सकता यदि उसके विद्यार्थी उस समाज की कुरीतियों, समाज में जो कमियां हैं, समाज में जिन सुधारों की जरूरत है, पर्यावरण को लेकर, गरीबी को लेकर, अन्य किस्म के भेदभाव को लेकर, यदि हमारे विद्यार्थी और नागरिक इन्हें लेकर इनडिफरेंट होंगे, यदि हमारे नागरिक और विद्यार्थी इन्हें लेकर एक निश्चित राय नहीं रखते होंगे, उनके पास इन्हें समझने के औजार नहीं होंगे, तो हम एक कमजोर लोकतंत्र हो जाएंगे। इसलिए पहली चीज प्रोटेस्ट लिटरेसी की जिम्मेदारी है, चाहे आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप कोई नौकरी करते हो, चाहे आप एक सामान्य नागरिक हो जो इनमें से किसी श्रेणी में नहीं आता, तब भी नागरिक होने की जिम्मेदारी है कि आप इन विषयों पर स्वतंत्र, सुचिंतित राय रखते हो। राय रखने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके पास वे औजार और उन्हें समझ विकसित करने के तरीके हों जिनसे आप राय बना सकते हो, क्योंकि यदि आप राय नहीं बना रहे होंगे तो फिर दुर्भाग्य से आप उस राय को सही मान रहे होंगे जो अन्य लोग, जो सोशल मीडिया, जो मीडिया, जो सरकारें, जो अन्य संगठन चाहते हैं कि आप बनाएं। यानी कि स्वतंत्र राय बनाने के लिए आपके पास निश्चित औजारों का होना जरूरी है। ये प्रोटेस्ट लिटरेसी की अनिवार्य शर्त है। इसके बाद आता है कि आखिर मान लिया कि हमें समझ होनी चाहिए, मान लिया कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन क्या हम जानते भी हैं कि प्रोटेस्ट को लेकर क्या लीगल,
कानूनी हमारे अधिकार और सीमाएं क्या हैं। क्या मेरे प्रोटेस्ट करने का मतलब यह है कि मैं आम जनता को, किसी अन्य नागरिक को नुकसान पहुंचा सकता हूं? क्या मेरे प्रोटेस्ट करने का अर्थ यह है कि मैं अन्य व्यक्ति के प्रति घृणा व्यक्त कर सकता हूं, हेट स्पीच कर सकता हूं? या वे कौन से ह्यूमन राइट्स हैं जिनकी जिम्मेदारी राज्य की और नागरिकों की है और हमें उपलब्ध है? इसका मतलब वे लीगल ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क क्या है भारत का? भारतीय संविधान क्या अधिकार देता है नागरिकों को प्रतिरोध के संदर्भ में? यह जानना अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जो प्रोटेस्ट राइट्स, जो इस प्रोटेस्ट लिटरेसी की मांग करता है। याद कीजिए 6वीं 7वीं 8वीं क्लास की आपकी सिविक्स की किताबें, नागरिक शास्त्र की किताबें, वे आपको बताती थी कि आपके ये वाले अधिकार क्या हैं और आपके कर्तव्य क्या हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन न केवल हमारे अधिकारों के विषय में बताता है, वरन वो हमारे कर्तव्यों के विषय में भी बताता है। वे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं उनके विषय में भी बताता है। और जो हमारे प्रोटेस्ट राइट्स हैं वो इन राइट्स और इन ड्यूटीज के कहीं बीच में ठहरते हैं। इसलिए यह हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने प्रतिरोध को दिए गए कानूनों के दायरे में ही व्यक्त करते हैं। देखिए, प्रतिरोध केवल एकाकी चीज नहीं है और यहां वह प्रोटेस्ट लिटरेसी का असल मुद्दा खड़ा होता है। मान लीजिए कि एक मुद्दा है जिस पर आपको लगता है कि आपकी बात सरकार तक, अन्य लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आप इसके लिए कई तरीके अपना सकते हैं। आप दरख्वास्तें लिख सकते हैं, आप रिप्रेजेंटेशंस लिख सकते हैं, आप अर्जियां दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इनसे काम नहीं चल रहा और अब आपको लगता है कि आपके अकेले के कहने से यह बात नहीं होने वाली है, बहुत छोटा सा मुद्दा हो सकता है। मसलन मान लीजिए आपके मोहल्ले की सफाई का मुद्दा है, आप प्रशासन तक उस बात को पहुंचाना चाहते हैं, आपने 1 अर्जी लिखी, 2 अर्जी लिखी, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब आप क्या करेंगे? अब आपकी जिम्मेदारी है कि वे सारे लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, आप पहले उन तक ये बात पहुंचाएं। ये प्रोटेस्ट लिटरेसी का अगला चरण है। इसे हम एडवोकेसी एंड मोबिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि आप पहले उस पर अपनी स्पष्ट राय बनाएंगे और फिर उस राय को प्रभावित अन्य लोगों तक लेकर जाएंगे। अगर यह मामला केवल मोहल्ले के खड़ंजे, गली, सफाई का है तो जाहिर है कि आप इसे मोहल्ले तक ले जाएंगे। अगर यह मामला थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, जिसमें कि आपको इस बात को जिले भर तक ले जाने की जरूरत है, तो फिर आप जिले के बाकी नागरिकों तक ले जाएंगे। विद्यार्थियों का मामला है तो अन्य विद्यार्थियों तक लेकर जाएंगे। और यदि यह बड़ा मामला है, सरकार का मामला है, तब आप इसे देश तक लेके जा सकते हैं। ऐसी स्थिति के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको यहां पर प्रतिरोध के उस अगले चरण पे पहुंचना पड़ता है जो एडवोकेसी और मोबिलाइजेशन का कल्मिनेशन है, जिसमें आपको शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है, आपको रैलीज का अधिकार है, यहां तक कि हमारा संविधान आपको स्ट्राइक्स, हड़ताल करने का अधिकार देता है। आप ऑनलाइन एक्टिविज्म कर सकते हैं, आप ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं और उन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में आपस में एक तालमेल लाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आप विद्यार्थी हैं और ये सब करने के लिए आपके पास समय नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विद्यार्थी को अपने प्राथमिक कार्य को करना ही पड़ता है, लेकिन कम से कम तब आप अपनी राय तो बना सकते हैं। जब समाज में इस तरीके के प्रतिरोध चल रहे हों तो उन्हें लेकर आपकी स्पष्ट राय बन सकती है। आप उसके लिए जो आवश्यक रीडिंग्स हैं वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मसलन मान लेते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन मामले में आपकी राय सरकार का जो शुरुआती रवैया दिखाई दिया था, जिसमें लग रहा था कि भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, और उस समय इस बात का औचित्य भी समझ में आता था क्योंकि इजराइल पर हमला हुआ। लेकिन बाद में जैसे आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं ट्वीट करके फिलिस्तीन के जो कष्ट हैं, फिलिस्तीनियों को गाजा में जो कष्ट सहने पड़ रहे हैं, उनके प्रति अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस की है। लेकिन आप एक नागरिक होने के नाते मान लीजिए सरकार के शुरुआती रवैये से असहमत थे, तब आपके पास इस राय को केवल आप आउट ऑफ नोवेयर इस राय को नहीं ला सकते। इसलिए भी नहीं ला सकते क्योंकि आप कहें कि मैं क समुदाय से आता हूं या ख समुदाय से आता हूं इसलिए मेरी ये राय है। नहीं, एक सिटीजन होने के नाते आपको एक सुचिंतित, व्यवस्थित राय बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको एडवोकेसी और मोबिलाइजेशन के जो अन्य तरीके चल रहे हैं चारों तरफ,
उनसे अपने आप को दो चार करना होगा, उनसे अपने आप को अपडेट करना होगा, और उसके आधार पर आप एक ऐतिहासिक तौर पर जो व्यवस्था चली है उसके आधार पर एक राय बनाएंगे। ये राय संतुलित हो सकती है, ये राय क के पक्ष में हो सकती है, ये राय ख के पक्ष में हो सकती है। इस राय बनाने में किसी भी किस्म का कोई भी अपराध शामिल नहीं है। आपके पास एक सुचिंतित राय हो सकती है, फिर आप उस राय के आधार पर जो मोबिलाइजेशन चल रहा है उसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं। वह ऑनलाइन हिस्सेदारी हो सकती है या वह फिजिकली जाकर उन धरने प्रदर्शनों में शामिल होने की भी तैयारी हो सकती है। वो आप अपनी स्थितियों से तय करेंगे। किंतु ये जो प्रोटेस्ट लिटरेसी है वो आपसे मांग करती है एक नागरिक होने के नाते कि आप इन घटनाक्रमों को लेकर यदि संभव हो तो इनडिफरेंट ना हो, क्योंकि यकीन मानिए इनडिफरेंस किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रोग है। जिस समाज में सड़कें सो जाती हैं उस समाज में जो सत्ताएं हैं वो आवारा हो जाती हैं, वे निरंकुश हो जाती हैं। इसलिए आपका जागृत रहना अत्यंत आवश्यक है। यह तो हुआ मीडिया लिटरेसी के बेसिक पैरामीटर्स। प्रोटेस्ट लिटरेसी के बेसिक पैरामीटर्स इस प्रकार थे। लेकिन अब सवाल है कि अगर आपकी एक राय बन गई है तो फिर उसके बाद इस राय का आप क्या करेंगे? इसे कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आज के समाज में पब्लिक ओपिनियन बनाने में मीडिया की, दोनों तरह के मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की और उससे भी ज्यादा सोशल मीडिया की अहम भूमिका है। आप यू कैन नॉट ओवरस्टेट इट। सच्चाई यह है कि हमारे देश में, दुनिया में इस समय पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन ऑलमोस्ट पूरी तरीके से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया से हो रहा है। ऐसे में आपको बहुत सतर्क तरीके से उन चीजों पर राय रखनी पड़ती है, उन चीजों को समझना पड़ता है जिस तरफ मीडिया आपको ले जा रहा होता है, क्योंकि कई बार साफ साफ दिखाई देता है कि मीडिया एक विशिष्ट दिशा में आपको लेकर जा रहा है। देखिए, ये सब बातें ऐसी लग रही है मानो हर मुद्दे पर केवल दो ही राय संभव है, पक्ष में या विपक्ष में, और बड़ा आसान है कि हमने ये पक्ष ले लिया या वो पक्ष ले लिया। लेकिन जिंदगी दरअसल इससे बहुत ज्यादा जटिल है। सच्चाई ये है कि हम जब इन विषयों को चुनते हैं, इन विषयों पर राय बनाने की कोशिश करते हैं, तो यही प्रोटेस्ट लिटरेसी बताती है कि इसमें बहुत सारे एथिकल डायलेमास शामिल होते हैं। अगर मान लीजिए एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन का मसला है जिसमें दोनों ही पक्षों के पास कुछ कुछ तर्क दिखाई देते हैं, दोनों ही पक्षों में हिंसा दिखाई देती है, ऐसे में आप किसी एक पक्ष में जब खड़े होते हैं तो उसके क्या आधार हैं, इसे आपको देखना पड़ता है। इसलिए हमें एथिकल कंसिडरेशंस का ध्यान रखना पड़ता है, हमें एथिकल इश्यूज का ध्यान रखना पड़ता है। पर्यावरण का सवाल मसलन, आप सोचिए कि एक तरफ हम पर्यावरण संरक्षण चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट का विरोध करने में दो तरह की चीजें। हम पर्यावरण का संरक्षण चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट रुके, लेकिन उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए रोजगार में कई सारे लोग लगे होंगे, गरीब लोग होंगे, मछुआरे होंगे, मजदूर होंगे। अब आप एक प्रोजेक्ट चाहते हैं क्योंकि उन्हें वो रोजगार जारी रहे, और आप उसे रोकना चाहते हैं क्योंकि आप पर्यावरण का संरक्षण चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि एथिकल डायलेमा है, आप किसका साथ देंगे। इसी तरीके से मसलन मान लीजिए आपके मोहल्ले में पालतू कुत्तों या गैर पालतू कुत्तों, स्ट्रीट डॉग्स द्वारा डॉग बाइट्स के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। आप देखिए एथिकल डायलेमा। एक तरफ पशु अधिकार का जो आपकी समझ है वो बताती है कि बेजुबान जानवर है, इन्हें अपने रहने की जगह चाहिए, इनको सामान्य समाज में ही रखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जिन लोगों के खिलाफ ये डॉग बाइट्स हो रहे हैं उनके पास भी बिल्कुल नैतिक और स्वाभाविक अधिकार है कि उनको सुरक्षा मिले। अब इस एथिकल डायलेमा में आप क्या करेंगे? तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिरोध की पूरी दुनिया ये इन एथिकल कंसिडरेशन से भरी होती है।
तो विद्यार्थी होने के नाते मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को कहता हूं कि हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन लेने से पहले उसके तमाम एस्पेक्ट्स को अवश्य देख लें। यह अनिवार्य है, इसमें कुछ समय लगता है, लेकिन यह समय आपको बेहतर इंसान भी बनाता है। इसी से जुड़ा हुआ, बिल्कुल भिन्न नहीं है, जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड हिस्सा है, वह है कि प्रोटेस्ट लिटरेसी के लोगों को आम तौर पर इंटरसेक्शनैलिटी की समझ होनी चाहिए। हम कभी भी केवल एक तरह की पहचान के वाहक नहीं होते। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं एक पुरुष हूं, मैं एक नागरिक हूं, मैं एक भाषा हिंदी भाषी हूं, मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूं डिग्रियों के आधार पर, इत्यादि इत्यादि। ये सारी मेरी अलग अलग आइडेंटिटीज हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ समन्वय में नहीं होंगी, कभी कभी एक दूसरे से काट रही होंगी। ऐसा किसी भी व्यक्ति के पर शामिल होता है, लागू होता है। कोई भी व्यक्ति एक साथ एक से ज्यादा आइडेंटिटीज का वाहक होता है, इसलिए एक तरह का सवाल उठता है इंटरसेक्शनैलिटीज का। आप जाति के अनुसार एक तरीके का व्यवहार करने के लिए, एक तरह की राय बनाने के लिए मन बना सकते हैं, जबकि आपका जेंडर आपको उससे भिन्न तरीके की राय बनाने के लिए कह सकता है। आपका वर्ग आपसे अपेक्षा रखता है कि आप एक भिन्न तरीके की राय बनाएं, जबकि आपकी कम्युनिटी आपसे अपेक्षा रखती है कि आप एक भिन्न तरीके की राय बनाएं। इस कारण आपकी राय में इंटरसेक्शनैलिटी होगी। जब आप प्रतिरोध कर रहे होंगे, तब प्रतिरोध में आपके प्रतिपक्ष में प्रतिरोध करने वाले लोग आपके शत्रु नहीं होंगे। वे उस समय अपनी एक भिन्न पहचान की वजह से संभव है आपसे असहमत हों, लेकिन अन्यथा वे उसी समूह के हिस्से हैं जो हो सकता है किसी तीसरे मुद्दे पर आप दोनों एक साथ खड़े हों और किसी अन्य पक्ष का प्रतिरोध कर रहे हैं। यह प्रतिरोध की विशेषता है कि वह इंटरसेक्शनैलिटी से उपजता है। इसलिए जब भी आप प्रतिरोध करें, इसे डेमोक्रेसी के उत्सव की तरह ले। देयर इज जॉय इन द प्रोटेस्ट, इट्स नॉट हेट्रेड। नफरत नहीं है प्रतिरोध, यहां तक कि यह उनके खिलाफ भी नफरत नहीं है जिनसे आप असहमत हैं। आप इस मुद्दे विशेष पर उनसे असहमत हैं, आप उनसे शत्रुता रखे हुए नहीं हैं। आपका दोस्त फिलिस्तीन के पक्ष में राय रखता है, आपकी राय इजराइल के पक्ष में हो सकती है और दोनों के पास वैध तर्क हो सकते हैं। लेकिन जब आप इस प्रतिरोध को व्यक्त कर रहे हों या अपनी राय को व्यक्त कर रहे हों, तब आपको समझना पड़ेगा कि आपकी असहमति केवल उस राय से है, उस व्यक्ति से नहीं है। आपकी कोई शत्रुता उस व्यक्ति से नहीं है। यह एकदम संभव है। मुझे अक्सर न्योते मिलते हैं इन प्रतिरोधों में शामिल होने के, और जहां संभव होता है और मेरी राय मिलती है, मैं जाता भी हूं। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि जो लोग मुझसे असहमत होते हैं मैं उनके साथ चाय नहीं पी सकता, उनके साथ मजाक नहीं कर सकता, उनसे गले नहीं लगा सकता, उनकी मदद ले नहीं सकता या उनकी मदद कर नहीं सकता। ऐसा बहुत बार होता है कि हम ऐसा करते हैं और करना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपको प्रतिरोध करना है, शत्रुता नहीं करनी है। गांधी जी ने शत्रुता नहीं की थी अंग्रेजों के साथ, मित्र थे, निश्चित तौर पर मित्र थे। उनके साथ पत्र व्यवहार होता था, वे उनके आश्रम में आते थे, उनसे बातचीत करते थे, कोई परेशानी नहीं थी। उनका प्रतिरोध साम्राज्यवाद के खिलाफ था, उपनिवेशवाद के खिलाफ था, ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ नहीं था। और यही वह वजह है जिसके चलते हम एक राष्ट्र के तौर पर ऐसे विकसित हो पाए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटक था ये मीडिया लिटरेसी की, माफ कीजिएगा, प्रोटेस्ट लिटरेसी की बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक राय है, एक शर्त है कि हमें शत्रुता नहीं पालनी होती, हमें प्रतिरोध करना होता है। अब अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हम किस बात से असहमत हैं और उसके खिलाफ प्रतिरोध करना चाहते हैं, यह बिल्कुल हमारा हक है। लेकिन प्रतिरोध की साक्षरता केवल अन्य से असहमति, केवल अन्य से प्रतिरोध का तरीका नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र केवल संरचनाओं में नहीं होता, लोकतंत्र केवल सरकारों और गलियों में नहीं होता, लोकतंत्र व्यक्ति तक आता है। इसलिए प्रोटेस्ट लिटरेसी की डिमांड है, अनिवार्यता है कि ये एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है, ये एक आत्मालोचन की प्रक्रिया है।
प्रोटेस्ट लिटरेसी में केवल अन्यों के खिलाफ प्रतिरोध शामिल नहीं है, स्वयं का आत्म मूल्यांकन करना, स्वयं के पास्ट और प्रेजेंट एक्शंस में क्या असहमत होने वाली चीज है उसे सीखना और फिर अपने आप में बदलाव लाना शामिल है। यानी अगर आप आत्मालोचन करने में असमर्थ हैं तो प्रतिरोध करने में तो आप पहले ही असमर्थ हो गए। यदि आप अन्य लोगों की, अन्य संस्थाओं की, अन्य सरकारों की या अन्य संगठनों की केवल कमियां देखने को प्रतिरोध मानते हैं, वो जरूरी चीज है लेकिन वह पर्याप्त चीज नहीं है। प्रोटेस्ट लिटरेसी की मांग है कि आप अपना मूल्यांकन भी करने की स्थिति में हों। आप निष्कर्ष निकाल सकें कि अतीत में या वर्तमान में आपकी जो राय है उसमें संभवतः यह कमी है और जरूरत हो तो आप उसमें सुधार कर सकें। तो कुल मिलाकर हमने बात की कि हमें एक डीप सोशल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमें एथिकल कंसिडरेशंस की जरूरत है, हमें लीगल और ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क को समझने की जरूरत है, हमें मोबिलाइजेशन और एडवोकेसी की जरूरत है और उसके आधार पर हम लोगों को प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की, उन्हें शांतिपूर्ण रखने की, उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और अंततः हमने यह भी समझा कि यह एक आत्मालोचन का भी अवसर है। हमें खुद की राय पर पुनर्विचार करने, उसके बारे में रिफ्लेक्शंस करना पड़े, यह सोचने की भी जरूरत है। यदि हम ये सब बेसिक प्रोटेस्ट लिटरेसी को सीख पाएंगे तो हम समझेंगे कि प्रोटेस्ट कैसे एक उत्सव है, प्रोटेस्ट कैसे आनंद से भरते हैं, उत्साह से भरते हैं, जोश से भरते हैं, घृणा से नहीं भरते। वे इस लोकतंत्र के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने कि किसी भी अन्य किस्म के राष्ट्रीय हित के दूसरे मुद्दे। एक ऐसा सोया हुआ राष्ट्र जो कि आसपास और अपने देश में हो रही घटनाओं को लेकर इंडिफरेंट हो, वो डूम्ड है, वो तय है कि आज नहीं तो कल बहुत बड़े संकट में आएगा। यदि आप अपने देश से प्रेम करते हैं, यदि आप अपने समाज से प्रेम करते हैं, तो प्रोटेस्ट लिटरेसी के अपने स्तर को और बेहतर करने की कोशिश करें। यदि आप एक जागरूक नागरिक हैं तो आप पाएंगे कि एक बेहद आनंदकारी व्यवस्था है प्रतिरोध। शुक्रिया।